नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने की कीमतों में आज मजबूती देखने को मिल रही है। हांगकांग को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव से सोने की कीमतों को सहारा मिल रहा है। हालांकि कई इकोनॉमीज के रीओपनिंग से सोने में बढ़त सीमित है। एमसीएक्स पर सोना अगर आप देखेंगे तो 46,500 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉमेक्स पर इसके दाम $1720 के करीब हैं। चांदी की कीमतें अगर आप देखेंगे तो वहां भी मजबूती बनी हुई है। एमसीएक्स पर चांदी 48,700 के ऊपर है। और अब सोने चांदी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, यहां से आगे का क्या आउटलुक है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है शो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी क्या रुझान एमसीएक्स पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए, पहले तो सिल्वर ½ % मजबूत है। अगर आप गोल्ड देखेंगे तो यहां भी भले ही एक सीमित दायरे में कारोबार बनता हुआ दिखा हो, लेकिन जो भी मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, यहां से आगे का आउटलुक क्या बन रहा है? सुनील जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप ही अपना व्यू बताइए। पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, जब हमने देखा था कि साल के शुरुआत से जोरदार तेजी बनी थी, जब कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए थे, कि एक बार जब लॉकडाउन खुलेगा, इकोनॉमीज ओपन होने लगेंगी, तो शायद सोने में जो तेजी बनी है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट होगी। और वही रुझान अभी बनता हुआ दिख भी रहा है। अभी इमीडिएट व्यू क्या है आपका? आपको लगता है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर सोना एक रेंज में रहेगा? क्या आउटलुक है इन लेवल्स पर? देखिए, आई थिंक गोल्ड लास्ट एक हफ्ते से एक रेंज में घूम रहा है। हमने डोमेस्टिकली देखा कि 46,500 के रेंज में अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बनती है। फॉर अ सिंपल रीजन, यूएस चाइना के जो राइजिंग टेंशन हैं, इससे सेफ हेवन डिमांड अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी चीज, कोरोना का सेकेंड वेव भी हमको आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर का अभी भी वो जिटरीनेस है, वो बना हुआ है। इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्म करना गोल्ड के प्राइसेस को एक लेवल रोक के रखा हुआ है। आने वाले समय में अगर हम देखे चले तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे एक बाइंग अच्छी होती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें, 46,500 के गोल्ड में बाई बन रहा है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 46,350 में रखें और 46,800 का इंट्राडे लेवल। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, आपसे वापस रिकनेक्ट करेंगे और आपका व्यू लेंगे गोल्ड पर। आपकी तब तक ऑडियो इश्यूज सॉर्ट आउट करते हैं, तब तक वंदना जी का एक आउटलुक ले लेते हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी सुनील जी भी कह रहे थे कि एक हफ्ते से हमने एक रेंज मोमेंटम बनते हुए देखा है। हालांकि काफी कुछ डेवलपमेंट्स अभी आगे हैं जो कि गोल्ड का मूड तय करेंगी। हमने देखा है हांगकांग को लेकर यूएस चीन में तनाव बढ़ा है। अमेरिका चीन में तनाव होने की वजह से वापस हमने थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट भी गोल्ड में बनते हुए देखा है। आज ट्रंप की ओर से एक कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो वहां से क्या आउटकम निकल कर आता है, क्या बयान उनकी ओर से आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी मौजूदा डेवलपमेंट्स को देखते हुए, माहौल को देखते हुए गोल्ड पर आउटलुक क्या है आपका? गुड मॉर्निंग दीपाली। जिस तरीके से यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिलीजेस वगैरह हैं वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड में एक अपसाइड को। और कल जीडीपी डेटा भी थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी खराब होकर आया था, -5% आया था यूएस जीडीपी। और लेकिन कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा थे, जैसे इकोनॉमिक रिलीजेस जो थे, जैसे ड्यूरेबल गुड्स थे, पेंडिंग होम सेल्स, वो थोड़े जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी इतना वीक आएगा, उससे थोड़ा सा इंप्रूव्ड आया। तो एक कह सकते हैं कि मिला जुला रुझान है। और कल हम लोगों ने देखा कि डॉलर इंडेक्स और जो खराब जीडीपी रेशियो है उस पे भी गोल्ड ने काफी रिएक्ट किया था। और जो हांगकांग का टेंशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रेंज जो है वो काफी ज्यादा हो गया है यहाँ पे गोल्ड में। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो करेक्शन है वो यहाँ पे आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक बार 46,350 तक का जो रेंज है वो एमसीएक्स में आ सकता है। अगर कॉमिक्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि हम 1700 से 1685 तक का जो एक सपोर्ट जोन है वो आते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे बुलिश है। और जो भी यहाँ पे करेक्शन आएगा उसमें यहाँ पे खरीदारी ही बनेगी। और मेरे ख्याल से मेजर ट्रेंड यहाँ पे अभी भी अप है। फॉर द टाइमिंग हो सकता है कि हम 200-300 रुपए तक का जो गिरावट है वो यहाँ पे गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं। तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सेलिंग जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन अगर कोई मिड टर्म में यहाँ पे सोच रहे हैं, जो खरीदारी का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लेवल होगा कि वो 46,350 से 400 के बीच में एक खरीदारी करके चले। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज बोथ बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। तो जैसे आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ अवेलेबल हो सकती हैं, तो पहले तो ये बताइए कि अगर थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर आती है तो वो किस स्तर तक जा सकती है और कौन सा बेहतर लेवल रहेगा अगर एंट्री लेनी हो गोल्ड में? तो स्पेशली उनके लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी दीपाली, अगर जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं उनके लिए मैं एक और बात बता दूं कि जो माइनिंग
ये जो ETF है उसमें भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, तो वो इंडिकेट कर रहा है और प्रोडक्शन साथ में कम है यहाँ पे गोल्ड का, और रिसाइकलिंग भी यहाँ पे कम हुई है गोल्ड में। तो ये सारे जो मतलब जो डिमांड साइड है वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे घरेलू बाजार की बात करूं तो 46,300 से 400 का एक रेंज है, काफी अट्रैक्टिव रेंज होगा जहाँ पे कि हम एक बाई क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 1685 एक बढ़िया सपोर्ट है, वहां पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि घरेलू बाजार में यहाँ पे 48,500 तक भी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं 20 में। और इंटरनेशनल मार्केट में कॉमिक्स से मुझे लग रहा है कि एक बार हम 1840 से 1850 तक के जो रेंज है वो यहाँ पे इजीली आते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं दीपाली। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है मेरे ख्याल से 97.85 एक सपोर्ट है, और वहां पे जो वीकनेस है वो लगातार बनी हुई है। और स्टिमुलस जो है वो आते जा रहे हैं, अभी जापान ने दिया है और फिर फर्दर आज मिस्टर पॉवेल की यहाँ पे स्पीच है, तो वहां पे भी एक ट्रिगर जो है वो गोल्ड प्राइसेस में एक बार देखने को मिल सकता है। तो देखिए वंदना जी का व्यू यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बन सकती है। उस प्रॉफिट बुकिंग में आप एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से या फिर पोजीशनल पर्सपेक्टिव से एक बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन टारगेट्स को ध्यान से ट्रेड कीजिए, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ऑन डिप्स आपको खरीदना ही है, 48,000 या फिर उसके बियॉन्ड भी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर इस साल की बात करें। सुनील कटके हमारे साथ वापस मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटी से। सुनील जी बताइए, आप अपना आउटलुक दे रहे थे गोल्ड पर, पहले आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी, अब बताइए इमीडिएट व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है गोल्ड पर? हाँ जी, अभी देखिए इमीडिएट व्यू में मुझे लगता है कि एक उछाल देखने को मिल सकता है जो रिसेंट तनातनी हमने देखने को मिला यूएस और चाइना को लेके। 33 कंपनियों पे यूएस ने सैंक्शंस भी लगाया, तो कहीं ना कहीं ये एक रिटेलिएशन के तौर पे काम आएगा और इसका जो सीधा असर है गोल्ड के प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 46,500 के रेंज में एक इंट्राडे के तौर पे बाई करना चाहिए गोल्ड को, और 46,350 150 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और एक टारगेट तकरीबन 300 रुपए तकरीबन 46,800 से 46,900 तक आज इंटरडे में टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, मंडे मेमोरियल डे का छुट्टी भी है। तो मुझे लगता है कि आज के दौरान ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। तो ये आपको स्ट्रैटेजी एक दिन के हिसाब से बताई गई है गोल्ड पर। अभी 46,612 के पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, सिल्वर को भी देख लेते हैं और उस पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं। गोल्ड की ही तरह सिल्वर में भी हम आधे % के आसपास की मजबूती M6 पर देख रहे हैं, और जो प्राइसेस हैं आप देख सकते हैं सिल्वर के, वो लगभग आधा % ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। सुनील जी, सिल्वर यहाँ पर आपका आउटलुक क्या है? 48,786 का मौजूदा भाव है। यहाँ पर किसी ने अगर खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट की हुई हो उनके लिए सजेशन क्या है, और आउटलुक क्या है आपका सिल्वर प्राइसेस पर? देखिए, सिल्वर में मुझे लगता है कि 47,300 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमीज खुल रही हैं, इवन यूरोपियन इकोनॉमिक जोन ओपन हो रहा है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज जैसे कॉपर है, लेड है, निकल है, जिंक, एल्यूमिनियम है, इनमें भी थोड़ा उछाल हमको देखने को मिला था, जिसका असर हमने सिल्वर के प्राइसेस में भी देखा है लास्ट एक हफ्ते में, और गोल्ड सिल्वर का रेशो भी बेहतर हुआ है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 48,650 तक अगर रेट मिलता है, एक डिप पे बाई किया जा सकता है। 48,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और एक 47,300 से लेके 49,300 से लेके 49,500 तक का एक जो है लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे और एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से बाई करके चलना चाहिए सिल्वर में। तो सिल्वर पर स्ट्रैटेजी बाई साइड पर ही है। 48,500 का आपको जो है सिल्वर पर आपको टारगेट रखना है, और खरीदारी की पोजीशंस आपको रेकमेंड की जा रही हैं। ये गोल्ड पर स्ट्रैटेजी है, 46,800 के टारगेट है, 46,350 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। सिल्वर पर भी जो स्ट्रैटेजी है वो बाई साइड पर ही रेकमेंड की गई है सुनील जी की ओर से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार क्रूड पर नजर डाल लेते हैं। हमने देखा है कि क्रूड में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखा है। यूएस में जो इन्वेंट्री बढ़ी है उससे भी कीमतों पर दबाव आया है, और डिमांड में भी कमजोरी के ही इंडिकेशंस मिले हैं क्रूड पर। WTI क्रूड अगर आप देखेंगे तो मई के दौरान स्पेशली हमने देखा था नेगेटिव टेरिटरी में जाने के बाद एक स्ट्रांग रिकवरी बनी, और उन लेवल से अगर कंपेयर करें तो 80% तक प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब इस जून में ही 9-10 जून को उत्पादन कटौती पर ओपेक की मीटिंग है, वहां से क्या आउटलुक बनकर आता है, क्या उत्पादन कटौती कंटिन्यू होगी, क्वांटम और इंक्रीज होगा, या फिर क्या आउटलुक बनकर आता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे क्रूड पर तो दबाव हमने बनते हुए देखा है। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, एक बार व्यू ले लेते हैं। बताइए सुनील जी, क्रूड पर क्या व्यू है आपका?
क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम हमने इतने समय में देखा है वो और एक्सटेंड होगा या फिर एक रेंज बाउंड मोमेंटम ओपेक की बैठक से पहले बनेगा क्रूड में? मुझे लगता है जो हमने एकदम से उछाल देखा तकरीबन WTI के प्राइसेस में $31 से लेके तकरीबन $35 तक का हमने एक उछाल देखा बहुत ही कम समय में, और अभी कल से हमने फिर से करेक्शन होते हुए देखा हुआ था सुबह के सेशन में, बट लास्ट सेशन में एंड में फिर से वो $34 के पार चला गया था। तो अगर कल का इन्वेंट्री डेटा देखें तो तकरीबन 7.92 मिलियन बैरल सरप्लस में आया हुआ है, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम लास्ट 2 हफ्ते का देखें जहां पे नेगेटिव आया था एक्सपेक्टेशन से, तो इन्वेंट्री के तौर पे हम देखें तो सरप्लस में अच्छा खासा सप्लाई है, तो प्राइसेस के ऊपर प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है मौजूदा हालात के हिसाब से एक करेक्शन जो है देखने को मिल सकता है। तो ये करेक्शन को अगर फायदा उठाना है तो मुझे लगता है कि MCX पे 2525 के रेंज में एक सेल इनिशिएट करना चाहिए इंट्राडे के तौर पे, 2575 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और एक 2450 से लेके 2400 तक का इंट्राडे में डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। तो 2500 के ऊपर बेचने की कोशिश कीजिए और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेल की ही सलाह है। वरना आपका व्यू क्या है इनफैक्ट क्रूड पर? ये जो वीकनेस दिख रही है आज के सेशन में 3-3.25%, आपको भी लगता है एक्सटेंड हो सकती है? जी दीपाली, यहाँ पे रीजन भी है क्योंकि जो ओपेक प्लस की मीटिंग होनी है उसमें रशिया का स्टैंड काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अभी क्लियर नहीं है कि वो फर्दर, कोई भी इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं कि वो फर्दर प्रोडक्शन कट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका जो एक प्रेशर है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है, और डॉलर इंडेक्स में जो डाउन साइड है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से US चाइना ट्रेड डील है ये भी बिल्कुल निगेटिव जोन में जा रहा है, और लगातार ट्रम्प की ट्वीट्स आ रहे हैं, और हांगकांग का इशू है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बार MCX क्रूड को कम से कम 2300 तक के प्राइसेस तक के लिए एक बार करेक्ट होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 2300 तक भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो एग्रेसिव लॉन्ग बाय से पहले मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी कि एक यहाँ पे करेक्शन ड्यू है वहां पे, और 2300 से 2250 तक का जो रेंज है तभी आप जाके एग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पे हो क्रूड में, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो यहाँ पे मुझे वीक लग रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पर वीक ही है क्रूड में, लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसी के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। मनीषा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी एडिटर TV18 से। मनीषा जी, बेस मेटल्स इनफैक्ट हम देख रहे हैं आज के सेशन में भी काफी मिला जुला टूवर्ड्स वीकनेस की तरफ ही ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। बेस मेटल्स पर अभी क्या क्या ट्रिगर्स हैं, या फिर ये जो मोमेंटम है ये कैसा रहने की पॉसिबिलिटी है? दीपाली, आई थिंक फुल ट्रिगर यहाँ पर आज शाम को ही होगा, जब US प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो चाइना के ऊपर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे हांगकांग को एज अ सब्जेक्ट मानते हुए। तो आई थिंक मेजर डायरेक्शन जो है बाजार को वहां से मिलती हुई नजर आएगी। एज ऑफ नाउ जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा फर्क इमीडिएटली नहीं पड़ेगा, जो हांगकांग का ये प्रेफरेंशियल फाइनेंशियल हब का जो स्टेटस है वो चेंज होने के बाद, लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे रूल्स बनेंगे, जैसे US इसके बारे में क्या कहता है, उसका काफी फर्क हम बाजार में पड़ता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ चाइना में डिमांड रिकवरी है, उसका फायदा हमने देखा है। स्टिमुलस मेजर्स का भी यहां पर सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स करीबन 2 महीने के लोज पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। इस हफ्ते भी डॉलर में गिरावट है, तो उसका फायदा भी मेटल्स में यहां पर देखने को मिला है। लेकिन कैसे देखते हैं आगे जाके दीपाली, यहां पर देखना होगा क्योंकि कॉपर में हल्की सी गिरावट है। एल्यूमिनियम कल शंघाई में 2 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा था, लेकिन आज यहां पर भी हमने हल्का सा प्रेशर भी फिर से लौटते हुए देखा है। तो ये मेटल्स पे बहुत संक्षेप में सुनील जी, आपका कोई ट्रेड होगा बेस मेटल्स में? देखिए, मुझे लगता है कि निकल एक 960-970 लेवल को छू के अभी 925 के रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो धीरे धीरे चाइनीज स्टिमुलस पैकेजेस जो रहेंगे उससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा इकोनॉमी को, और यूरोपियन जोन में भी थोड़ा अभी डिमांड पिकअप होते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि निकल एक अच्छे रेंज में है एंट्री के लिए, तो 925 के रेंज में निकल को बाय इनिशिएट किया जा सकता है, और 918 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है फिर से 940 तक का रेंज जो है एक बार निकल में देखने को मिल सकता है। और ऑन द अदर बेस मेटल फ्रंट अगर कॉपर देखें तो कॉपर में फिर से एक डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। LME पे फ्रेश तकरीबन 19,000 टन का डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देखने को मिला है रिसेंटली, तो उससे थोड़ा प्राइसेस में सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में भी 413 के रेंज में एक बाइंग बनता है, 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि इंट्राडे के तौर पे 418 का जो प्राइस है हमको देखने को मिल सकता है।
ठीक है, चलिए स्ट्रैटेजी कॉपर और निकल पर आपको मिली है सुनील जी की ओर से। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो लोकस अटैक की बातचीत करेंगे कि सरकार की क्या तैयारी है इस अटैक से डील करने के लिए, पल्सेस पर या फिर फसलों को लेकर आउटलुक क्या बन रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर बात करेंगे लोकस अटैक की। टिड्डियों पर कंट्रोल के लिए सरकार ने हाई लेवल बैठक की है और बैठक में जरूरी केमिकल सप्लाई की समीक्षा की गई है। इस बीच टिड्डियों के लिए केमिकल बनाने वाली सरकारी कंपनी HIL यानी हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स ने अपनी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर दी है। राज्यों को सप्लाई के अलावा HIL ईरान और लैटिन अमेरिका से भी बड़े ऑर्डर इनको मिल रहे हैं। डिमांड पूरी करने के लिए कंपनी की क्या योजना है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स के CMD SP मोहंती मौजूद हैं, साथ ही मनीषा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। मोहंती जी गुड मॉर्निंग सर। पहले तो यही बताइए कि एकदम से इंसेक्टिसाइड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है लोकस अटैक की वजह से। अगर हम आपकी कंपनी की स्पेसिफिकली बात करें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कितनी है, कितनी प्रोडक्शन आपको बढ़ानी पड़ेगी और अभी सिनेरियो क्या दिख रहा है? देखिए, ये लोकस्ट अटैक जो है वो पिछले साल दिसंबर से आना चालू हो गया था। उस टाइम पे हम लोगों ने जो प्रोडक्शन जो भी अवेलेबल था हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दे दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी काफी अच्छा काम किया, तो हम लोगों ने उसको रजिस्टर कर पाए थे राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पे। लेकिन इस साल इसमें काफी वेडिंग का साथ बाकी सारा स्टेट्स में आने का कारण अभी केमिकल का रिक्वायरमेंट जो मैलाथियन और CPP जो यूज होता है उसका काफी मात्रा में डिमांड आ गया है, जिसको लेकर हम अभी हमारा 1800 टन कैपेसिटी है, लेकिन हम अभी 1100 टन बना रहे थे अभी तक, और अगले 2 महीने में हम कैपेसिटी बढ़ा के 1800 टन तक जा रहे हैं। और सारी अभी जो हमारा पास जो भी प्रोडक्शन है हम कहीं प्राइवेट में नहीं देके उसको सारी का सारे हम जो है प्रोडक्शन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। मिस्टर मोहंती, आगे जाके किस तरह की, क्योंकि ये 26 साल में सबसे बड़ा लोकस अटैक है, तो कितनी तैयारी हमारे पास थी? जिस तरह की आपकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन यहाँ पर काफी हद तक बढ़ाई गई है, आप एक्सपोर्ट भी शायद यहाँ पर अब करने लगे हैं। आगे जाके किस तरह की तैयारी की जरूरत है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, और अब क्या इंडियन एज अ मार्केट और तैयार है हम इस तरह के इन्वेजन के लिए? नहीं, हम इसमें एक्चुअली आप जैसे बताया मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ कि ये 27 साल का बाद फिर से इसका अटैक देखा गया है। जैसा काफी सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि कल भी मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो ये अगले 3-4 साल तक जो है ये ब्रीडिंग ग्राउंड इनका बन रहा है, तो हो सकता है कि इनका ये अटैक कंटिन्यू भी करे। तो इसके लिए हमने हमारा कैपेसिटी को बढ़ा के और 1000 टन जो है वो डेडिकेटेड फॉर एग्रीकल्चर करके हम बनाने वाले हैं। हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी प्रपोजल दिए हैं कि उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी मदद मिले हम इमीडिएटली कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और ये जो ईरान को एक्सपोर्ट करने वाली बात है, आपको पता है कि ये जो लोकस है ये सूडान से आपका साउथ अफ्रीका से शुरू होते हुए सूडान होते हुए ईरान होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान होकर इंडिया आया है। तो इसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वहां पे इसको मानना बहुत जरूरी है। तो अभी इसलिए गुडविल गेस्चर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर 20 टन अभी ईरान भेज रहा है ताकि वहां भी केमिकल स्प्रे करके उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको नष्ट किया जाए। यानी कि आगे जाके और भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, तैयारी यहाँ पर पूरी है, कैपेसिटीज बढ़ाई गई हैं। और जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि 2 स्टेट्स में ये यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलता है टिड्डी अटैक, लेकिन इस बार 7 स्टेट्स में हमने ये चिंताएं फैलते हुए देखी हैं। सुरेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। अग्रवाल जी नमस्कार। काफी हद तक वेजिटेशन, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को नुकसान हुआ है और दालों को लेकर यहाँ पर कुछ बहुत चिंताएं देखने को मिली हैं सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया में। आप कैसे देखते हैं लोकस अटैक का इम्पैक्ट और दालों को किस तरह का डैमेज फिलहाल देखने को मिला है? क्या उसकी कोई अभी तक असेसमेंट हुई है? नहीं, जो असेसमेंट भारत सरकार को करना चाहिए, इस समय जो नुकसान हुआ है खेतों में काफी हुआ है। देखिए टिड्डी का भी हमला हुआ है और ये पर्टिकुलर कोई एक जगह नहीं हुआ है, सभी दूर हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो इससे काफी दालों को नुकसान हो रहा है। 5-5 जिले में फसलों तबाह हो रही है और इससे काफी नुकसान दालों का होने से बाद में आगे चल के भविष्य में इसमें किसानों को काफी नुकसान होगा। अब सरकार को ये प्रायोरिटी करना चाहिए कि देश में अभी पहले ही लॉकडाउन हुआ है, तमाम इंडस्ट्रीज बंद है,
जितने सप्लाई चेन है वो सब भी बंद हो गई। तो ये एक दिन पे दिन अटैक होता चला जा रहा है। तो आगे चल के दालों की कमी हो सकती है। तो सरकार को इसकी चिंता करना चाहिए कि दालों का नुकसान हो रहा है। और हम देखें कि आज पूरा मार्केट लॉकडाउन के कारण तबाह है। टिड्डियों के हमले से किसान परेशान है। 15 दिन बाद बारिश आने वाली है। तो आगे चल के दालों में सरकार को इस बात की चिंता करना चाहिए कि दाल इंडस्ट्री और किसानों को ना नुकसान हो। ये बात पर उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हेलो। तो सुरेश जी, अगर डिमांड तो क्योंकि इंटैक्ट रहेगी, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इंपैक्ट फसलों पर हो सकता है, तो ऐसे में फिर प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड बनता हुआ आपको दिख रहा है आगे जाते हुए? क्या आउटलुक डिमांड और प्राइसिंग को लेकर क्या व्यू रहेगा? नहीं, देखिए नुकसान तो होना ही है। हम आपको एक उदाहरण दें कि उज्जैन से लेके मंदसौर, नीमच, ये मध्य प्रदेश के बेल्टों में सरकार ने कोशिश भी की टिड्डियों को कि नुकसान ना हो, मगर वो इतना बड़ा झमेला है या इतनी बड़ी तादाद में पक्षी हैं कि उनको कंट्रोल करना बड़ा असंभव सा है। और इससे काफी फसलों को आज जैसे अभी जो फसलें खेतों में पड़ी है उनको नुकसान हो कर रहे हैं। और आगे चल के इसकी कमी निश्चित होना है। आज किसान को नई फसल बोने का तो बारिश में समय आएगा तो सोयाबीन बोने में ज्यादा आएगा, मगर दालों की आगे चल के 2-3 महीने बाद कमी हो सकती है। चना तो हमारे पास भरपूर है। दिक्कत आ सकती है तुअर में। तुअर का अभी बुआई का समय चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में। गर्मी में तुअर बोना प्रारंभ कर देते हैं बारिश के आते आते, उस पर भी नुकसान होगा, कपास में भी नुकसान होगा। तो इसको आगे चल के हम नुकसान के रूप में देखते हैं। उड़द में भी नुकसान होने की संभावना है। ये दो चीज को ज्यादा नुकसान करेंगे, तुअर को, मूंग को और कपास को। और वो सिचुएशन इनफैक्ट अभी दिख भी रही है, जैसे कि अटैक ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में दलहनों पर तो इम्पैक्ट होगा ही। और सुरेश जी समझा भी रहे थे, और सिमिलरली उसका असर फिर कीमतों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन पल्सेस के साथ साथ कॉटन पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इमीडिएट हमने देखा था कि मार्च और मई के दौरान कोई स्टैंडिंग क्रॉप तो नहीं थी, लेकिन हाँ खरीफ क्रॉप्स पर इसका इम्पैक्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी है अगर ये अटैक जून में भी इसी सिवियरिटी से आगे बढ़ता है। तो शुक्रिया सुरेश जी आपका ये आउटलुक देने के लिए। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया, वंदना और सुनील आपका भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है इसी के साथ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे मुहिम की। सीएनबीसी आवाज और एनएससी एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों से ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहे और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आम है। कई बार आपका पोर्टफोलियो नुकसान में भी दिखता है, लेकिन ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अगर आप लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से निवेश करते हैं तो आप अधिक लाभ कमा पाएंगे।